दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। क्लास 7th का ये पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। और 7th ही नहीं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल, चाहे पुलिस, चाहे कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तो किसी में भी ये मैथ्स में परिमेय संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। परिमेय संख्या एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लोगों में एक कंफ्यूजन की भावना हमेशा बनी रहती है इस चैप्टर को लेके। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरी चीज, ये एकदम से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी क्यों? हमारे पास हम जानते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्या जैसे हम लोग किसी चीज को गिनना शुरू करते थे तो 1 2 3 4 5 से शुरू करते थे। फिर खोज हुई शून्य की, तो हमारे पास हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद जब उससे भी काम नहीं चला, हमको निगेटिव में जाना पड़ा। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, हम ऊपर जा रहे हैं तो इसको मान लीजिए हम लिख रहे हैं धनात्मक संख्या। तो जब इससे भी हमारा पूर्ण से काम नहीं चला तो हम ऋणात्मक के तरफ बढ़े, तो हम पूर्णांक के तरफ आए। फिर पूर्णांक में भी मान लीजिए अगर कोई चीज बटे में दिया हुआ है, मान लीजिए ये 600 मीटर हमको ऊंचाई की बात अगर हम करें, 600 मीटर ऊंचाई, और हम इसको किलोमीटर में व्यक्त करें यानी कि भिन्न में व्यक्त करें, तो इसको 3/5 किलोमीटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 600 मीटर गहराई की बात करें तो ये हो जाता है ऋण 3/5 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर 3/5 तो एक भिन्न है, पर भिन्न ऋणात्मक ऋण 3/5 ये एक भिन्न नहीं है। तो आखिर ये संख्या है क्या? यह ऋण 3/5 के तरफ हम लोग गए तो ये एक संख्या भिन्न तो है नहीं, तो ये है क्या? तो इसको समझने के लिए हमको संख्या पद्धति में विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी और फिर आया परिमेय संख्याएं। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कैसे? दो शब्दों से बना हुआ है। तो रैशनल नंबर बना है रेशियो से। रेशियो का मतलब आप जानते हैं, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जैसे मान लीजिए 3:5 है, 3:5। तो अगर इसको हम भिन्न में बदलें तो ये हो जाता है 3/5, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या इसके संगत अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए रैशनल नंबर की शुरुआत हुई। और अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो, आगे हम लोग बहुत ही डीप में समझेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, और उसके बाद आपको बिल्कुल जीवन भर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग रैशनल नंबर की परिभाषा समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे उस पर कौन कौन से चीजें अप्लाई होंगी वो सारी चीजें समझेंगे। तो दोस्तों ये रही परिमेय संख्या की परिभाषा। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। यह है इसकी परिभाषा और इसको हम लोग समझेंगे, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं 7/13। यहां आप देखेंगे 7 एक पूर्णांक है और 13 भी एक, यह है पूर्णांक, और 13 भी एक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक का मतलब होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, और 0 और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। यानी कि पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे इधर, और ऋणात्मक दिशा में 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया पूर्णांक। अगर ऊपर और नीचे इनमें से कोई भी संख्याएं हैं, या मान लीजिए ऊपर इनमें से कोई है या इनमें से कोई है,
और नीचे इनमें से कोई है, लेकिन शून्य को छोड़कर नीचे हर में शून्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है और नीचे शून्य न रहे, ये ध्यान रखेंगे कि नीचे अगर शून्य हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो ये 7/13 हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। यहां हम देखेंगे कि 7/13 एक भिन्न भी है। ऐसे ही अगर हम कोई भी भिन्न लिख लें, कोई भी भिन्न, तो हर एक भिन्न इसी फॉर्म में होती है। ऊपर भी धनात्मक पूर्णांक होता है और नीचे भी धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। तो इससे हम यह तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं, चूंकि सभी भिन्न p/q के फॉर्म में होती है और हर एक भिन्न के नीचे q शून्य के बराबर नहीं होता है, तो इससे हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भी भिन्नों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी की सारी भिन्नें परिमेय संख्या होती है। इसमें हमको कभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब परिमेय संख्या में एक चीज बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर पूर्णांक हो। अब यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी उसका जो हर है उसमें जो q की जगह पर हमारा शून्य नहीं आ सकता है। तो इसका बस हमको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। अब हम लोग आते हैं धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या वो होती है जिस परिमेय संख्या में अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो, यानी कि p भी धनात्मक हो और q भी धनात्मक हो। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर 4/5, ये इसका अंश 4 धनात्मक पूर्णांक है और 5 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यह एक धनात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही और कोई उदाहरण ले लो, 15/18, यह भी एक धनात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। तो सारी धनात्मक परिमेय संख्याओं को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि यह एक भिन्न है। ठीक है, अब आते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो यह इसका ठीक विपरीत होता है, जिस परिमेय संख्या में या तो अंश या तो हर दोनों में से कोई भी अगर एक ऋणात्मक हो जाता है। जैसे मान लो ये 2/3 है। ठीक, अगर हम इसको ऋण 2/3 कर दें तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसको ऐसे भी लिख दो 2/3, यह भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यानी जिस भिन्न में या तो अंश ऋणात्मक हो या तो हर ऋणात्मक हो, वह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। अब बात आती है कि जिसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, वहां पर क्या होगा। अब वहां स्थिति थोड़ी अलग है। यह है मान लो ऋण 4/5, यह अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा था कि अगर हम लोग अंश और हर में एक ही अंक से गुणा कर देते हैं, किसी एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं, तो उसके समतुल्य भिन्न ही हमको प्राप्त होती है। तो अगर हम इसके अंश में ऋण 1 और हर में भी ऋण 1 से गुणा कर दें तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4/5। तो हम देखेंगे कि इसी का समरूप है 4/5। तो जिस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों साथ साथ ऋणात्मक हो जाए, वह एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि जिस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों अगर धनात्मक है तो वो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएंगी, और दोनों अगर ऋणात्मक है तब भी वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी। और अगर अंश और हर में से यानी p और q में से कोई भी अगर हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों में से कोई भी, तो वह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाती है। अब बात आती है शून्य की। शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक। तो शून्य न तो धनात्मक है, धनात्मक
परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक। अब बात आती है क्या शून्य परिमेय संख्या है, यह भी तो बात आती है। तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी पूर्णांक चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है बच्चों? अब हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी पूर्णांक को, जैसे मान लो यहां है ऋण 5, ये है 13, ये है 7, ये है 0, ये है ऋण 4। ये सभी अलग अलग पूर्णांक हैं और ये अलग अलग पूर्णांकों को हम लोग इसी के समतुल्य परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो वह उस पर कोई असर नहीं डालता है। तो अगर हम ऋण 5/1 कर दें, सभी के बटे 1 कर दें, तो यह एक सारी की सारी परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। यह ऋण 5/1 हो गया, यह 13/1, 7/1, 0/1 और ऋण 4/1। जब तो हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा में फिट हो जाता है कि यह P/Q के फॉर्म में है और यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है। ऋण 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है और कोई भी हर में यानी कि Q कहीं भी शून्य नहीं है। तो यह सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब ये है 0, 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। हर में 0 नहीं हो सकता, अंश में 0 हो सकता है। अब 0 धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो हम लोगों ने अभी जाना कि 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज इससे हमको और समझ में आता है कि जितनी भी भिन्न है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं तो हो सकती हैं, पर क्या सारी की सारी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? नहीं, सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी एक पूर्णांक या तो अंश का या तो हर का अगर वह ऋणात्मक हो जाता है तो वह परिमेय संख्या भिन्न नहीं बदल सकती। लेकिन जब दोनों ऋणात्मक हो जाता है तो उसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। तो यह एक धनात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं परिमेय संख्याओं की, और 2 प्रॉपर्टीज है, उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का मतलब होता है बच्चों, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। जैसे मान लो कोई भी परिमेय संख्या है 4/5, तो इसके बराबर हम लोग अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके अगर अंश में और हर में हम किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दें 0 के अलावा, जैसे मान लो इसके अंश में हमने 1 से गुणा कर दिया, या फिर इसके अंश में 2 से और हर में भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 8/10। तो 4/5 8/10 के बराबर है। अगर 13/18 है और इसमें हमने 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया 39/54। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 4/5 बराबर 8/10, और यहां पर लिख सकते हैं 13/18 बराबर 39/54। तो ये होता है समतुल्यता का प्रगुण। जैसे किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग उसके अंश और हर में किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दें, यहां पर हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया है, एक हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से भी गुणा करके उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी पर नहीं, 0 के इतर। अब जैसे एक मान लो 3/8 है, ठीक, इसमें हम लोगों ने ऋण 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा ऋण 12/32। ठीक है, ऋण 12/32, तो यह इसके बराबर है। अब बात आती है कि अगर हम लोग 0 से गुणा कर दें तो अब क्या होगा? तो अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग 0 से गुणा कर दें अंश और हर में, तो ये हो जाती है 0, जो कि इसके समतुल्य नहीं है।
तो किसी भी परिमेय संख्या में हम लोग शून्य के इतर किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वह उसके समतुल्य होगी, लेकिन इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। यही होता है इसका समतुल्यता का प्रगुण। और ये जो समतुल्य भिन्ने हैं, अब 3/8 के समतुल्य कितने भिन्ने हो सकती हैं, या किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी भिन्ने हो सकती हैं, ये अनंत हो सकती हैं, क्योंकि अनंत पूर्णांक संख्याएं हैं और किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर ही आता है। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप क्या होता है किसी भी परिमेय संख्या को का, जैसे हम लोगों ने भिन्न में देखा था कि 4/8 है, तो इसको हम लोग क्या करते थे कि काट के 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे 1/2 लिख देते थे। तो 1/2 इसका सरलतम रूप है यहां पर। तो सरलतम रूप प्राप्त कैसे करेंगे? सरलतम रूप की परिभाषा क्या होगी? कोई भी परिमेय संख्या है, मान लो यह एक परिमेय संख्या है और इसका सरलतम रूप हमको प्राप्त करना है। तो इसका सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए, उससे हम लोग अंश और हर में भाग दे देंगे, यानी कि इसको काट देंगे। अब पहली चीज ये है। और दूसरी चीज कि जो ऋण का निशान है वह हमेशा अंश में ही होना चाहिए, ऋण का निशान कभी हर में नहीं लग सकता है। जैसे इसको अभी हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऋण 15/18 में महत्तम समापवर्तक होगा 3, यानी कि 3 ही वह संख्या है जो दोनों को काट सकती है। तो अगर हम अंश में और हर में 3 से भाग दे दें, एक ही अंक से, एक ही पूर्णांक से, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये इसका सरलतम रूप है और सरलतम रूप को ही मानक रूप भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल है, यानी कि दूसरा एग्जांपल है 18/24। ठीक है, तो 18/24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका निरपेक्ष मान इसका महत्तम समापवर्तक हो, तो उससे हम इसमें भाग देंगे। तो हम देखेंगे कि अगर ये 24 और 18 का महत्तम समापवर्तक हो जाता है 6, तो इसमें हम 6 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। लेकिन यह इसका मानक रूप या सरलतम रूप नहीं है। इसका मानक रूप या सरलतम रूप हो जाएगा ऋण 3/4। तो इसमें हम गुणे ऋण 1/1 कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे तौर पर हम इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये इसका मानक रूप कहा जाता है। और हमको मानक रूप अगर पता करना है कि कोई परिमेय संख्या या भिन्न अपने मानक रूप में है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि क्या कोई भी ऐसी संख्या है या फिर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो दोनों को काट रही हो। ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अपने मानक रूप में है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक परिमेय संख्याओं में जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप दूसरे पार्ट को देख सकते हैं। या फिर आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 7 की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां भी परिमेय संख्या का दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले हर एक चैप्टर के वीडियोस आपको ऐसे ही सरल भाषा में मिलते रहेंगे। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक मैथ्स को मजबूत करने के लिए ये चैनल जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।